नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं कक्षा 12वीं की भास्वती को लेकर के। जो है हम पाठ पढ़ रहे थे, कौन सा? द्वारिका निष्ठा। याद रखिएगा, द्वारिका निष्ठा जो हम पढ़ रहे थे उसी का द्वितीय भाग आपके समक्ष आया है। तो देखिएगा, लिखा हुआ है स्क्रीन पर कक्षा 12वीं संस्कृत केंद्रिक। आप केंद्रिक पढ़ रहे हैं, अर्थात जो आपका मेन सब्जेक्ट में जोड़ा गया है केंद्रिक। एक ऐच्छिक भी है, इलेक्टिव, ये कोर है। भास्वती का द्वितीय भाग है द्वारिकस्य निष्ठा और अनुवाद भाग 2 पढ़ रहे हैं हम। तो उसी को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं और कहां तक हमारी कहानी पहुंच चुकी थी ये दूसरे पैराग्राफ से हम शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले पैराग्राफ में कहानी कहां तक पहुंची थी इस पर भी चर्चा करनी है, क्योंकि पहले से जब हम ज्वाइंट करेंगे तभी हमें कहानी का सार पता चलेगा कि इसमें कौन सी कहानी चल रही है। देखिए, पाठ के परिचय के आधार पर आपने पाठ का परिचय भी पढ़ा था। पाठ का परिचय हमें क्या बतलाता है? द्वारिकस्य निष्ठा अर्थात द्वारपाल की एक सहानुभूति अपने राजा के प्रति, अर्थात अपने कर्तव्यता के प्रति क्या निष्ठा थी, उस द्वारपाल ने यहां पर बतलाया। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो पाठ में पढ़ रहे हैं यह पाठ हमारी शिवराज विजयम से लिया गया है। शिवराज विजयम क्या है अब यह भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे विद्यार्थी हैं जिन्हें शिवराज विजयम के बारे में पता नहीं है। शिवराज विजयम आपको मैं बता दूं कि अंबिका दत्त व्यास जी के द्वारा रचित एक ऐसा ऐतिहासिक उपन्यास है जो संस्कृत जगत में अपना नाम करके गया है। संस्कृत का ये प्रथम उपन्यास है, याद रखिएगा। ऐतिहासिक उपन्यासों में यह सर्वप्रथम उपन्यास है संस्कृत जगत का और अंबिका दत्त व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। बहुत सारे अंबिका दत्त व्यास जी ने बहुत सारी रचनाएं लिखी, कम से कम 78 अर्थात 78 से ज्यादा रचनाएं इन्होंने लिख डाली। लेकिन सबसे पहले इन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला और अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ इस पर उन्होंने काम किया। बात करें कि शिवराज विजयम और अंबिका दत्त व्यास का इससे ताल्लुक क्या था, इससे इनका संपर्क क्या था? तो अंबिका दत्त व्यास राजस्थान राज्य के जयपुर जिले के रावत जी का धूला नामक ग्राम और उसके गांव में एक मोहल्ला छोटा सा जिसका नाम था सिलावटी, सिलावटी मोहल्ला से संबंधित है, वहां इनका जन्म हुआ। आपको मैं बता दूं, यह एक अंबिका दत्त व्यास जी जो वैसे तो कर्मकांड से भी बहुत अच्छे संबंधित थे, बहुत सारी संबंधित इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे विद्यालयों में ये प्राध्यापक के पद पे भी रहे और यह संगीत, सृष्टा, घुड़सवारी, गिटार, हारमोनियम, इन सारी चीजों में इनका लगन थी। लेकिन जब क्या हुआ, आजादी के पश्चात, जब आजादी से पहले इन्होंने देखा, पूर्वत आजादी के मतलब ऐसा कह सकते हैं कि 1857 के बीच की बात है और मतलब हमारा देश तो हुआ 1947 में आजाद। लेकिन ये गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए, जकड़े हुए हमारे भारतीयों को देख करके इन्हें बहुत कष्ट हुआ। तो इन्होंने एक ऐतिहासिक उपन्यास को लिखा और जिसमें महाराज शिवाजी, आप जानते हैं महाराष्ट्र केसरी कौन, महाराज वीर शिवाजी के बारे में चरित्र चित्रण किया है शिवराज विजयम में। और अगर बात करें कि अंबिका दत्त व्यास जी को बहुत सारी उपाधियां दी गई हैं, सुकवि की उपाधि दी गई, भारत रत्न से भी इन्हें विभूषित किया गया है। संस्कृत जगत में भारत रत्न के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। बात करें और कि इनको शतावधान की भी उपाधि दी गई, इन्हें घटिका शतक की भी उपाधि दी गई है। और बात करें तो इन्होंने, इनके मरणोपरांत यह शिवराज विजय हमारी प्रकाशित हुई काशी से 1901 में। 1900 में इनका निधन हुआ और यह 9 वर्ष के पुत्र और एक कन्या और अपनी असहाय और निसहाय कह सकते हैं अपनी पत्नी को छोड़ करके देवलोक गमन हो गए, पंच तत्व में विलीन हो गए। ऐसे हमारे अंबिका दत्त व्यास जी के द्वारा रचित शिवराज विजयम से यह हमारा लिया गया है। जो आप शिवराज विजयम की बात सुन रहे हैं, ये शिवराज विजयम 12 निःश्वासों में विभाजित किया गया है, 3 विश्रामों में, 3 विश्राम है इसमें और 12 निःश्वास हैं। तो यहां पर भी वही एक द्वारपाल की चर्चा हो रही है, वीर शिवाजी के बारे में चर्चा हो रही है। जब औरंगजेब के द्वारा सताए गए, औरंगजेब ने अपने अफजल खान को, यहां एक सेनापति, जो सेनापति था उनका अफजल खान, उसको भेजा पूना की ओर, महाराष्ट्र की ओर और कहा कि जाओ इस घने जंगल में अपना अधिकार स्थापित करो, वीर शिवाजी को पराजित कर करके वहां का राज्य स्थापित तुम करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ऐसा औरंगजेब ने अफजल खान से कहा। तब जाकर के वहां पर बहुत सारी चीजों पर इन्होंने काम किया। अंतोगत्वा लास्ट में इन्होंने अफजल खान को तो मार दिया।
अफजल खां को बाघ नखों के द्वारा मारा गया है, क्योंकि शिवाजी अपनी हाइट से बहुत छोटे थे, लेकिन अफजल खां तो बहुत मजबूत था। लेकिन शिवाजी की बुद्धिमत्ता और उनकी प्रबलता के कारण उन्होंने अफजल खां को क्या कर दिया, बाघ नखों के द्वारा मार दिया। अब बात करें कि प्रताप दुर्ग की तलहटी, प्रताप दुर्ग था एक, प्रताप दुर्ग में जब पूना पर अधिकार कर लिया, एक बार वहां से किसी प्रकार से भाग करके अभी अपने शिवाजी वहां से भाग आए तो प्रताप दुर्ग में रहने लगे। प्रताप दुर्ग में एक उनके जो द्वारपाल थे, कुछ देखिए बहुत बड़े बड़े दुर्ग होते थे, किले होते थे, तो बाहर द्वारपाल रहते थे, सेना बहुत सारी सेनाएं होती है दुर्गों पर, सुरक्षा घेरे में रहती थी। तो द्वारपाल पर एक द्वारपाल था द्वार पर, और इनके शिवाजी के बहुत अनन्य भक्त या मित्र कह सकते हैं और बहुत अच्छे साथी कह सकते हैं। तो एक था, जैसे कहते हैं गौरबटू और श्याम बटू, ठीक है ना, गौर सिंह और श्याम सिंह उनका नाम था। एक ब्रह्मचारी गुरु भी थे और एक मुनि भी थे, तपस्वी थे। ये शिवराज विजय में मिलता है, ज्यादा इस पर चर्चा यहां तो नहीं हो सकती है, लेकिन बहुत अच्छी चर्चाएं हैं। गौर सिंह और श्याम सिंह ने बहुत अच्छे तरीके से सन्यासी का वेश धारण करके जंगल में रह करके और अपनी अनन्य भक्ति, अपने राज्य के प्रति उन्होंने बहुत अच्छी निष्ठा को दर्शाया है। ये शिवराज विजय में वर्णित किया गया है। लेकिन यहां पर भी जब द्वारपाल खड़ा हुआ था, किसी कारणवश गौरबटू आते हैं, तो उसी की कहानी यहां चल रही थी। तो एक अंधकार, धीरे धीरे अंधकार छा रहा था, कुछ अंधेरा सा छा रहा था। द्वारपाल द्वार पर खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ पादक ध्वनि, जर्जर की आवाज सुनाई देती है, अर्थात पैरों की चलने की आवाज सुनाई देती है। तब वहां द्वारपाल कहता है कि कौन है, कौन है, कौन है। वहां कोई आवाज का उत्तर न देने पर गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है द्वारपाल और कहता है कि कौन मूर्ख बहरा यहां मरने की इच्छा से आया हुआ है। जब इस प्रकार की बात करता है तो ये पैराग्राफ हमारे पहले में हम यहां तक चर्चा कर गए थे, उसी के आगे आगे हमारी कहानी बढ़ रही है। इसीलिए आप लोग भी अपनी पुस्तक को खोल लीजिए और हमारे साथ बने रहिएगा। दूसरे पैराग्राफ पर देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये पहले पैराग्राफ की कहानी क्यों बतलाई। हाँ, मैं मानता हूं कि इसमें 5 से 7 मिनट का हमारा समय जरूर गया है, लेकिन जब तक कहानी को ऊपर से लेकर के एक दूसरे से ना जोड़ा जाए तब तक मेरे समझ से तो आने वाली नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश करिएगा, मैं आपको पूरा समझाने का कोशिश करूंगा, बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए ना, ये लिखा हुआ है दूसरा पैराग्राफ, यहां से देखेंगे, ततो द्वारिका, द्वारिक। अब यहां संबोधन लगा हुआ है, ततो द्वारिका, तब द्वारपाल, तब द्वारपाल शांतो भव। अब यहां पर तब द्वारपाल शांतो भव, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। किमिति व्यर्थम, किम इति व्यर्थम, किमिति व्यर्थम, क्यों व्यर्थ में। मुमूर्षु, मुमूर्षु इति, मुमूर्षु इति विसर्ग संधि है तो रा हो गया है। मुमूर्षु इति वधिर इति च वदति। अब यहां पर देखिए संबोधन कहा गया है किसके द्वारा, जो वहां पर आया हुआ था। कौन, सन्यासी था, एक सन्यासी। अभी आगे मिलेगा कि वो सन्यासी है कौन है, लेकिन वहां पर तो ऐसा कोई सामने नहीं आया था। लेकिन पहले पैराग्राफ में, ये तो मैं अपने तरीके से बतला रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है, ठीक है ना। तो यहां पर उसके द्वारा बोला गया जो वहां आया था पैरों की ध्वनि करते हुए। अब वो क्या कह रहा है कि ततो द्वारिक, अरे द्वारपाल, तब द्वारपाल, तब द्वारपाल शांतो भव, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। किम इति, क्यों, व्यर्थ में, व्यर्थम, व्यर्थ में, मुमूर्षु माने मारने की, चा माने और, बधिर माने बहरा। क्यों मारने की बात कर रहे हो या बहरा कह रहे हो, मूर्ख कह रहे हो। इति बदसी माने कह रहे हो, बोल रहे हो। इति वक्तारम अपश्यतैव आकीकरणी मंद्रस्वरेण मेरुणावाणी। क्यों इस प्रकार की मंद स्वर में, इस प्रकार की वाणी को वक्तार माने बोले जा रहे हो, क्रोधित हो रहे हो, इस प्रकार की बात तुम्हें नहीं करनी चाहिए। ये वहां से आवाज आई। तब अथ तत् किम न ज्ञायसी अद्यापि भवता प्रभु वर्ण्याम आदेशो यद द्वारिकेण प्राहरणः वा त्रिपृष्ठोपि प्रत्युत्तरम अदद हंतव्या इति इत्येवं भाषमाणेन द्वौ स्थानेम क्षम्यतामेष आगच्छामि आगत्य च निखिल निवेदयामि इति कथयम् 12 वर्षेण केनापि भिक्षा बटुनाम अगम्यमानः कोपि काषायवासः, काषायवासः धृत तुम्बि पात्र भव्य मूर्ति सन्यासी दृष्टा। यहां देखिए, मैं यहां तक क्यों नहीं रुका आपको मैं बता दूं, क्योंकि यहां पूर्ण विराम लगा है, बीच में कहीं पूर्ण विराम नहीं लगा। तो पैराग्राफ वहीं तक पढ़ा जाता है जहां तक पूर्ण विराम न लगा हो, ठीक है ना। पहले यहां तक मैंने पढ़ा,
फिर इसके बाद यहां तक पढ़ा। अब बात करते हैं, यहां पर उन्होंने कहा, वहां से आवाज आती है कि क्यों व्यर्थ में मारने वाले, ऐसा कह रहे हो कि मारने वाला मूर्ख, बधिर, गूंगा, बहरा, क्यों उसे सुनाई नहीं दे, इस प्रकार की बातों को नहीं करना चाहिए। वहां से आवाज आ रही द्वारपाल के लिए, ठीक है ना। तब द्वारपाल कहता अथ क्यों तत् किम नाज्ञायसि, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें यह ज्ञात नहीं है, तुम्हें यह ज्ञात नहीं, ना माने नहीं, ज्ञाई ना ज्ञाई, तुम्हें ज्ञात नहीं है। अद्यापि आज भी भवताः प्रभु वर्ण्या, प्रभु वर्याणाम आदेशो, मतलब हमारे राजा, हमारे जो महाराज हैं प्रभु, उन्हीं के लिए कहा गया है। क्या आज भी आपको पता नहीं कि महाराज के द्वारा यह आदेश है, यद द्वारिकेण प्रहरिणा, यदि द्वारपाल द्वार पर खड़ा हुआ है और उसके द्वारा अगर वह पूछता है कितनी बार, 2 या 3 बार, पृष्ठोपी त्रिपृष्ठोपी, 2 या 3 बार पूछता है वो, तो क्या है, प्रति उत्तरम अददहन्तेभ्यः इति, अगर वह 2-3 बार पूछने पर उत्तर नहीं देता है तो उसको जान से मार दिया जाए, ऐसा द्वारपाल को आदेश होता है। और द्वारपाल ने वही किया। कौन, जो द्वारपाल खड़ा हुआ था। द्वारपाल ने 2-3 बार पूछा, तब वह गुस्सा आया, क्रोधित हुआ कि मैं अपने यहाँ के, अपने राज्य के अध्यक्ष के पास आपको ले जाऊंगा। इस प्रकार की बात उन्होंने पहले पैराग्राफ में की थी। अब बात करते हैं आगे। इत्येवं भासमानेन द्वास्थेन क्षम्यताम आगच्छामि, तब वहां से आवाज आई कि रुक जाओ, मैं आता हूं, मैं बतला रहा हूं मैं कौन हूं, ऐसा वहां से आवाज आई। क्या तुम्हें पता नहीं है कि बोले 2-3 बार पूछने के बाद अगर कोई उत्तर नहीं देता है तो द्वारपाल उसको जान से मार दे, मृत्यु दंड दे दे। तो वहां से तत्काल आवाज आई कि क्षम्यताम और आप रुक जाइए, ठीक है ना। आगत्य चा निखलम निवेदयामि, और आकर के निवेदन करता है, निवेदन किया। इति कथयन, इस प्रकार से कहता है, 12 वर्षेण, 12 वर्ष के बाद, केनापि भिक्षाम बटुनापि, जैसे ही वह आता है तो उसको क्या है, दीप के उसमें उजाले में पहचान जाता है। केनापि भिक्षु बटुका नाम अवगम्य मानम कोपी कसायवासा, जैसे ही वो पास में आता है और कहता है कि क्षम्यताम, इस प्रकार से उस सन्यासी के द्वारा कहा जाता है। तो वो 12 वर्षों के बाद जो आया हुआ था भिक्षा वटु माने जो गौर वटु था, एक ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए था, सन्यासी था और भिक्षाटन करने 12 वर्षों के बाद आया। तो 12 वर्षों के बाद अगम्यमानः इति कोपी कसायवासः, अर्थात ऐसे कसैले जो होते हैं, आपने देखे होंगे कि कसैले वस्त्र पहने हुए हैं, कसाय वस्त्रों को धारण किए हुए, और धृत्य तुम्बी पात्रम, और हाथ में धारण किए हुए है तुम्बी समझते हैं आप। तुम्बी माने वैसे तो होता है कद्दू या लौकी। आप लोगों ने एक बार देखा होगा, कभी देखा हो, अगर आपने टीवियों में देखा हो कि एक कमंडल टाइप का लिए रहते हैं साधु संत, लेकिन वो कमंडल वास्तविकता में पीतल का नहीं होता है, ना स्टील का होता है, ना किसी वैसी धातु का होता है, वह होता है लौकी या कद्दू का, तंबू का, जिसको तमरिया बोलते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार का कमंडल लिए वह साधु संत चला आया। भव्य मूर्ति सन्यासी, देखने पर ऐसा लग रहा था कि बहुत भव्य मूर्ति से विभूषित है। कौन, वह सन्यासी। भव्य मूर्ति सन्यासी दृष्टवा, जैसे ही पास आया तो उसने भव्य मूर्ति सन्यासी को देखा, और देख करके क्या कहता है, ततः तयोरेवम अभूदालाप, और आलाप करने लगा, तदभूत आलाप, तो आलाप करने लगा। अब इसके बाद क्या है वो देखिए, आगे पता चलेगा। लेकिन आपको शायद इतना समझ में आया होगा कि वह हमारी कहानी पहले पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में कैसे प्रवेश हुई, समझ में आ गया ना। वहां क्रोधित हुआ, क्रोधित होने के बाद यहां पर वही सन्यासी कहता है कि द्वारपाल शांत हो जाओ, गुस्सा नहीं करना है, मारने की बात नहीं करना है। इस प्रकार की बात चलते चलते वो यहां तक आ गया। अब आलाप हो रहा, बोला गया, ठीक है। अब यहां से आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं पहले, लेकिन उससे पहले अब देखेंगे हम क्या, इसके शब्दार्थ, इससे शब्दार्थों पर चर्चा करेंगे। शब्दार्थ क्या है देखें। संस्कृत में कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, उनका हिंदी अनुवाद होगा, जिसमें लिखा है व्यर्थम, मतलब बेकार में। व्यर्थम का मतलब बेकार में। मुमूर्षु का मतलब मरने का इच्छुक, वक्तारम माने बोलने वाले को। किसने बोला था, ये हमारे द्वारपाल ने बोला था कि मरने का इच्छुक कौन है। तब अपश्यतु, ना देखते हुए के द्वारा, किसके द्वारा, अब द्वारपाल के द्वारा, ना देखते हुए आकरणी सुनाई दी, मंद्र स्वरेण मेदुरा, गंभीर स्वर से परिपूर्ण। तब वहां
सुनाई दिया गंभीर स्वर के द्वारा, वहां से बोला गया, अपने को उसका प्रत्युत्तर मिला कि आप परेशान ना हो, मैं आ रहा हूं और मारने की आपको बात नहीं करनी है। इस प्रकार की बात हुई। न ज्ञाई मतलब नहीं जाना गया, न ज्ञाई मतलब न अज्ञाई, न अज्ञाई बराबर न अज्ञाई, नहीं जाना गया। प्रभु वर्ण्याण वर्याणाम अर्थात महाराज का आदेश है। त्रिप्रष्टोपि 3 बार पूछे जाने पर अगर जवाब नहीं दिया गया तो क्या है, फिर मृत्यु दंड दे दिया जाए। आददत माने उत्तर न देने वाला। द्वास्थेन द्वार पर स्थित के द्वारा, जो द्वार पर स्थित होता है द्वारपाल के द्वारा क्या कर दिया जाए, भिक्षा वटु नाम नानुगम्य माना, भिक्षुक ब्रह्मचारी के द्वारा अनुसरण किया जाता हुआ। अब उसने सुन लिया, अब जो भिक्षुक ब्राह्मण था, सन्यासी था, वह सुन रहा है। कासाय वासः कासाय वस्त्रधारी मतलब ऐसे जो साधु संत वस्त्रों को धारण किए रहते, ऐसे वस्त्रों को ही वह सन्यासी धारण किए हुए था। और वह पास में आता है किसके, द्वारपाल के पास में जब आता है तब उसके आगे भव्य मूर्ति देखता है वो, तो भव्य मूर्ति आकर्षक छवि वाला उस सन्यासी को देखा और वह एक आकर्षक छवि से लीन था। ततः तयोरेवं तब उन दोनों में यह अभूदालाप मतलब वार्तालाप हुई। तब उनमें दोनों में आपस में क्या होने लगी, अब बातचीत होने लगी। अब बातचीत क्या हुई ये नेक्स्ट पैराग्राफ आपको बतलाएगा, अर्थात भाग 3 हमारा बतलाएगा। ठीक है ना। तो यहां तक तो आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि अब दोनों पास में आ गए हैं और बातचीत उनकी दोनों की होने लगी है। आगे देखेंगे, प्रसंग देखें, इसमें अंबिका दत्त व्यास जी के द्वारा इसमें क्या लिखा गया है। अंबिका दत्त व्यास जी इसमें क्या कह रहे हैं और शिवराज विजय के आधार पर ही ये पाठ बनाया गया है, द्वारिकस्य निष्ठा। मैं बार बार ये नाम क्यों ले रहा हूं, कहां से लिया गया है, किसके द्वारा लिया गया, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके उसमें मिलेंगे जो आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन होगा और आपकी परीक्षा में भी पूछा जाएगा कि द्वारिकस्य निष्ठा पाठ किसके द्वारा लिया गया है, कहां से लिया गया है, उसके लेखक कौन है। ये और अंबिका दत्त व्यास जी के द्वारा रचित जो शिवराज विजय है ये कौन सा उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है कि साहित्यिक उपन्यास है, कौन सा उपन्यास है। और आपको मैं बता दूं कि हिंदी में एक इन्होंने बहुत अच्छी एक वो भी लिखी है, एक रचना बिहारी बिहार, उसमें इनका पूर्ण परिचय भी है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। नोट कर लेंगे तो ये बहुत कम आपको मिलती हैं, क्योंकि मुझे पढ़ाना होता तो मैं साधारण सीधे पाठ ही आपको पढ़ा देता। बहुत सारी चीज़ों में आपको ये जो चीज़ मैं आज दे रहा हूं ये हो सकता है कि आपको आज से 2 साल के बाद पढ़ना पड़ जाए, क्योंकि देखिए ये तो स्वाभाविक है कि जब आप संस्कृत लिए हुए हैं, मतलब 12वीं कक्षा में 12वीं की कक्षा में आप संस्कृत लिए हैं, तो ये तो आपने निश्चित कर लिया है कि अब संस्कृत को ही आपका जीवन समर्पित है। आपका ग्रेजुएशन से भी संस्कृत से ही होगा, पीजी भी आपकी क्या होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन भी संस्कृत से ही होगी। ये तो आपने निश्चय कर लिया है और बहुत अच्छी बात है जो संस्कृत के प्रति आप समर्पण है। मैं भी समर्पित हूं, आप भी रहिए, क्योंकि हम आप ही संस्कृत के प्रति समर्पित होकर के इसको आगे की ओर ले जाएंगे, क्योंकि इसका हमारा धीरे धीरे जो पतन कर रहे हैं लोग, उनके लिए यही एक हमारे लिए क्या होगा, जवाब होगा कि जब हम आगे चल करके बहुत सारा कुछ काम कर पाएंगे संस्कृत के लिए। तो यहां पर आपको आज ही क्यों ना ये सारी चीजें जान लें जो हमें बाद में जानना है, ठीक है ना। तो प्रसंग में अंबिका दत्त व्यास जी क्या कह रहे हैं, देखें प्रसंग में इस पैराग्राफ में वर्णन क्या है। प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत पाठ्य पुस्तक में संकलित अध्याय द्वारिकस्य निष्ठा से उद्धृत है। अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित उपन्यास शिवराज विजय के आधार पर संपादित पाठ में द्वारपाल की निष्ठा का अनुपम चित्रण किया गया है। इसमें द्वारपाल की निष्ठा का बहुत सुंदर ऐसा चित्रण किया गया है जो अपने राज्य के प्रति, अपने महाराज के प्रति एकदम बिल्कुल से क्या है, समर्पित है। अब यहां सरल अर्थ के आधार पर देखें, सरल अर्थ क्या है इस पैराग्राफ का, बहुत अच्छे से आप देखिएगा। देखिए अच्छे से पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत ऐसे गड़ा करके आप देख रहे हैं ना, आपको बिल्कुल फ्री माइंड हो करके, आपके दिमाग में कोई भी और बात नहीं चलनी चाहिए। ये होता है शांति से पढ़ने का मतलब, और आराम से पढ़ने का मतलब भी यही होता है कि इधर उधर की बातों को बिल्कुल विराम दे करके हमें इस पर ध्यान देना है, तब जाकर के ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आती है। देखिए ज्यादातर मुझे लगता है कि इस कहानी अगर आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो ये पाठ ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। सरल अर्थ क्या कहता है, तब द्वारपाल, अब उसके शांत हो जाओ,
शांत हो जाओ, क्यों बेकार ही मरने का इच्छुक व बहरा यह कह रहे हो। ये फालतू में आप क्यों कह रहे हो, बेकार ही ये मरने अरने की बात कर रहे हो बोले, और मरने अरने की मरने मारने की बात कर रहे हो। अगर आप उठाओगे तो मुझे उठाना पड़ेगा। अब गौर सिंह भी कमजोर थोड़ी था। गौर सिंह और श्याम सिंह की तो अभी चर्चा ही नहीं आई। श्याम बटू और गौर बटू ये दोनों बहुत ही महान योद्धा थे, ज्यादा इनकी उम्र नहीं थी, बिल्कुल एकदम हम उम्र थे, ठीक है ना। लेकिन अब देखें, वो कह रहे हैं कि मारा मारने की बात मत करो। वो तो यहाँ परीक्षा लेने आए थे कि महाराज की देखरेख कर रहे हैं, क्योंकि महाराज से गौर सिंह और श्याम सिंह जो थे महाराज के बहुत ही नजदीकी थे। अब यहां बोलने वाले को ना देखते हुए, अब आपने ना तो बोलने वाले को देखा है, देखते हुए द्वारपाल के द्वारा गंभीर स्वर से परिपूर्ण यह वाणी सुनी गई। अब जो वहां से जब आवाज आई कि क्यों बेकार मरने मारने की बात कर रहे हो, तब यहां पर फिर से कौन, द्वारपाल, बोलने वाले के ना देखते हुए, उसको उन्होंने देखा भी नहीं है द्वारपाल ने, और द्वारपाल के द्वारा गंभीर स्वर से परिपूर्ण यह वाणी फिर से सुनी गई। अरे फिर से बोल रहा है। तब यहां देखें, तब तो क्या अब भी आपके द्वारा नहीं जाना गया कि महाराज का आदेश कि द्वारपाल या पहरेदार के द्वारा 3 बार पूछे जाने पर भी उत्तर न देने वाला व्यक्ति मार दिया जाए। अब यहां द्वारपाल ने जैसे ही ये सुना कि मरने मारने की बात कौन कह रहा है, उधर से ऐसे सुना, तो वो फिर बोला कि आपको ये पता नहीं है क्या, आप नहीं जानते हैं कि एक तो पहली बात आप रात्रि में आए हैं, अगर मिलना ही था महाराज से तो आपको दिन में आना चाहिए, लेकिन आप रात्रि में आए और फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हैं कि आपको ये ज्ञात नहीं है, आप ये नहीं जानते हैं कि द्वारपालों के को ये आदेश होता है महाराज के द्वारा कि अगर 2-3 बार आपसे पूछा गया, आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको फिर क्या दिया जाए, मृत्युदंड दे दिया जाए। इस प्रकार का आदेश दिया जाता है। ऐसा बोलते हुए द्वार पर स्थित, जो जब ऐसे बोला और द्वार पर स्थित जो द्वारपाल था, उस द्वारपाल के द्वारा क्षमा कीजिए। अब द्वारपाल कह रहा है क्षमा कीजिए, मैं आता हूं, ठीक है ना। द्वारपाल के द्वारा यह कहा गया, अब क्षमा कीजिए मैं आता हूं और आकर सब कुछ बताता हूं। अब वो सन्यासी की आवाज आई वहां से कि क्षमा कीजिए मैं आता हूं और आकर के आपको सब कुछ बताता हूं। यह कहता हुआ किसी भिक्षुक ब्रह्मचारी के द्वारा अनुसरण किया जाता है, किया जाता हुआ। अब वहां से एक सन्यासी आया, बोले क्षमा कीजिए मैं आता हूं और आकर के आपको सब कुछ बतला रहा हूं। यह कहता हुआ किसी भिक्षुक ब्रह्मचारी के द्वारा अनुसरण किया गया। कोई कासाय वस्त्रधारी अर्थात गेरू समझ रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का हल्का सा लाल रंग के कपड़े होते हैं और थोड़ा मटमैले टाइप के होते हैं, जो मिट्टी होती है ना, गेरुआ मिट्टी, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जैसे साधु संत पहने रहते हैं और पहने हुए वस्त्र पहने हुए और तुम्बी को पकड़े हुए वह आकर्षक छवि वाला सन्यासी देखा गया। जब पास में आया तो द्वारपाल ने देखा गया, तब उन दोनों में यह बातचीत हुई। यह दोनों में अब बातचीत होने लगी है, आपस में बातचीत होने लगी है। यहां तक का अर्थ क्या है, यहां तक बोल दिया गया, ठीक है ना। अब यहां पर सरल अर्थ के आधार पर आगे देखें, इससे संबंधित हमारे कुछ जो संधियां हैं, समास हैं, प्रत्यय हैं, उन पर चर्चा करेंगे। देखें लिखा हुआ है शांतो भाव, सबसे पहले लिखी हुई है शांतो भाव। तो शांतः प्लस भाव, शांतः प्लस भाव, शांतः प्लस भाव, ये लिखा हुआ है। देखिए संधियां वही हैं, लेकिन संधियों का बार बार अभ्यास और रिवीजन करने पर ही ये हमारी अच्छे से निखर करके सामने आती हैं, जब देख करके हम बता सकें कि इसमें कौन सी संधि है। अब यहां पर देखिए ये तो स्पष्ट हो गया कि इसमें जब विग्रह हमें मिल जाता है, विच्छेद मिल जाता है, तो विच्छेद से पता चल जाता है कि इसमें हमारी कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। लेकिन जब ऐसा पद आता है तब मुझे क्या है, तब ये पता नहीं चलता कि कौन सी संधि है। तो इसके लिए हमें दोनों विच्छेद करना बहुत जरूरी है। पहले हम विच्छेद करें तब पता चलेगा कि कौन सी संधि है। तो विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, उ हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर उ होगा और आ और उ, इसका आ और ये उ दोनों मिलकर के ओ गुण कर लेंगे। और शांत, क्या लिखा है, शांत, शांत में ओ की मात्रा लग जाएगी तो ये हो जाएगा शांतो। हो गया ना शांतो। अब ये लिख गया है भाव, भाव हो गया। अब इसको जब मिलाएंगे तो ये बनेगा हमारा क्या, शांतो भाव। शांतो भाव जब बन गया है तो इसमें देखिए, वैसे तो आप विसर्ग संधि कह सकते हैं, लेकिन अगर उसने अंदर से पूछ लिया आपसे तो आपको विसर्ग संधि के अंदर जाने की जरूरत पड़ेगी और वो कहलाती है हमारी उत्त संधि,
ठीक है ना। यहां उ होकर के गुण होता है तो यहां उत्त संधि मानी जाती है। संस्कृत में ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, ऐसा कोई नहीं बोले सर क्या उत्त ही संधि पूछेगा, तो विसर्ग है तो विसर्ग क्यों नहीं पूछेगा। विसर्ग पूछेगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आता है परीक्षा में, आपका ये बहुत अच्छा समय है कि सरल से सरल पूछा जा रहा। लेकिन अगर ये पूछ लेगा तो ऐसा नहीं कह सकते हैं हम कि आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। कभी कभी ऐसा बोले आउट ऑफ सिलेबस दे दिया है बहुत सारा और बन नहीं रहा है, पेपर कठिन आ गया है, तो ये सारी चीजें सवाल नहीं उठने चाहिए, क्योंकि ये भी हमारा सिलेबस के अंतर्गत ही है। शांतो भाव आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं मुमूर्षु रीति। मुमूर्षु रीति आया है तो मुमूर्षु प्लस इति क्या आया है, मुमूर्षु प्लस इति, इतना याद रखना, मुमूर्षु प्लस इति, मुमूर्षु इति आ गया है। अब यहां पर भी विसर्ग लगा हुआ है तो ये स्पष्ट है कि ये विसर्ग संधि ही है, विसर्ग संधि है। और विसर्ग संधि जब है इसमें तो अब इस पर चर्चा क्या होगी, तो फिर यहां पर सूत्र लगेगा हमारा विसर्जनीयस्व, विसर्जनीयस्व शाह, विसर्जनीयस्व शाह सूत्र लगेगा तो विसर्ग के स्थान पर ये क्या कर देगा, शा कर देगा। मुमूर्षु, मुमूर्षु की जगह विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा और प्लस इति हो जाएगा। अब यहां सूत्र लग जाएगा सस जुसो रू, क्या लगेगा, सस जुसो रू। अब सस जुसो रू लग जाएगा तो यहां रू हो जाएगा, ये बनेगा हमारा मुमूर्षुरा हो जाएगा, रू हो गया, रू हो गया। अब उ उपदेशे अजनुनासिक इति, ठीक है ना, उ से यहां पर उ की संज्ञा होगी तो यहां होगा प्लस इति तो रहेगा और यहां होगा उपदेशे, उपदेशे अजनुनासिक इत पूरा सूत्र है, ठीक। तो उपदेशे अजनुनासिक, इससे उ की इत संज्ञा हो जाएगी और यहां से उ की उ हट जाएगा और ये रा हमारा आधा आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये रा आधा आ गया, पीछे स्वर है इति का तो ये इति का ई यहां आ जाएगा और यहां ति जुड़ जाएगा और ये हमारा यहां से चला जाएगा। तो अब शब्द क्या बनेगा, मुमूर्षु रीति, क्या बनेगा, मुमूर्षु रीति। तो यहां पर भी अगर देखा जाए तो हमारी विसर्ग संधि है, लेकिन प्रोसेस पहले विसर्जनीय से सह, फिर ससजुसो रू और उपदेशे अजनुनासिक इत, इतना प्रोसेस होने के बाद हमारा मुमूर्षु रीति बनेगा पद, ठीक है ना। विसर्ग संधि इसमें भी है। तो दो पद ऐसे हैं जिनमें विसर्ग संधि रखी गई है। फिर लिखा है वधिर इति, लिखा है वधिर इति, वधिरः इति, इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सीधा विसर्ग लोप, क्या दिया हुआ है, सीधा विसर्ग का लोप हो जाएगा और दोनों पदों को क्या कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारी विसर्ग संधि। बात करें वक्तारम अपश्यतैवा अकीर्ण, दिया हुआ है, वक्तारम अलग हो जाएगा, अपश्यता अलग हो जाएगा, एव अलग हो जाएगा, अकर्णी अलग हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर भी वही सारी चीजें हैं, देखिए अकीर्ण, अकर्णी, ठीक। यहां पर ये आ हमारा एक अतिरिक्त है, याद रखिएगा, अकर्णी, ठीक है ना। एव है, आ जुड़ जाएगा, अकर्णी, ठीक। तो यहां वक्तारम में आ जुड़ जाएगा सीधे सीधे। तो ये मुझे लगता है कि इन दोनों पदों को मिला देना चाहिए, फिर वहां आगे संधि चलेगी, ठीक। तो ये लिख दे रहे हैं वक्तारम, लिख दिया वक्तारम, हल था तो आ मिल जाएगा तो मा पूरा हो जाएगा और पश्यता इसमें जोड़ दिया जाए, अपश्यता, ये पूरा हो जाएगा अपश्यता, वक्तारम अपश्यता, ये पूरा पद बन गया। अब यहां पर जब इसको एब को लिखेंगे, एब लिखेंगे, यहां अपश्यत हो गया और एब हो जाएगा तो आ, देखें यहां पर आ हो जाएगा और आ के बाद यहां पर एब लग जाएगा, देखें जरा, ठीक है। तो आ प्लस ए हो गया यहां, अब यहां ओ वह हमारा शेष बच जाएगा। आ के बाद ए आने पर आपको पता है कि कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। कौन सी वृद्धि संधि देख लें जरा, आ के बाद ए आने पर आई बनता है, क्या बनता है, आई बनता है। और ये हमारी वृद्धि संधि का सूत्र कहता है कौन सा, वृद्धिरादैच, कौन सा सूत्र कहता है, वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच हमारा सूत्र कहता है कि आ के बाद ए आने पर आई बनता है और आ के बाद अगर आई आ जाए तो भी क्या बनता है, आई बनता है। और आ के बाद अगर ओ आ जाए, ये भी देख लें, आ के बाद अगर ओ आ जाए तो औ बनता है, ये भी वृद्धि संधि का नियम है, ठीक। और बड़ा आ हो या छोटा आ हो, कोई भी हो, ओ आ जाए तो क्या बनता है, औ बनता है,
ये सारी कंडीशन है। ये बार बार मैं आप लोगों को नियम इसलिए नहीं बता रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बीच बीच में बहुत अच्छे से भी बता देता हूँ, कहीं आपको जल्दी से भी बता देता हूँ। तो ये आप लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। आके बाद ए आने पर यहाँ आई हो जाएगा, और आई की आपको पता है कि 2 मात्राएं होती हैं कि नहीं। अब यहाँ पर देखें, जब पद को बनाएंगे तो ये लिखेंगे हम वक्तारम, वक्तारम अपश्यता, अपश्य। अब यहां ता में से आ निकल गया था, तो ता हमारा छोटा रहेगा और आई की मात्राएं इस पर आ जाएंगी, हो गया। और वाह हमारा शेष बचा था, तो इसमें जुड़ जाएगा। अब यहां से ये सारा मैटर हमारा चला जाएगा, ठीक है ना। अब यहां बन गया है तईवो प्लस, अब यहां देख लें कि ये एफ भी अब यहां बचा हमारा आकरणी, ठीक है ना। आकरणी बचा हुआ है, तो आ मिलकर के यहां बनना चाहिए हमारा क्या, दीर्घ संधि हो जाए तो अच्छा है, ठीक है ना। आकरणी, ये जो दोनों ये हमारे अवग्रह लगे हुए हैं, यहां अवग्रह नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आकरणी आकर के इसमें वा में दीर्घ संधि बनाएगा, ना कि यहां पूर्व रूप संधि होगी। यहां आ और यहां आ दोनों मिलेंगे, आ मिलकर के बड़ा आ को बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे। और आ मिलकर के यहां बड़ा आ हो जाएगा, तो दीर्घ संधि होती है अकह शवर्णे दीर्घा। क्या होता है? अकह शवर्णे दीर्घा। अकह शवर्णे दीर्घा जब लग जाएगा तो ये कहता है अक्ष से सवर्णीय अच परे हो तो आ प्लस आ बराबर आ होता है। बड़ा आ और बड़ा आ भी बड़ा आ ही होता है। छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ होता है, ठीक है ना। बड़ा आ प्लस छोटा आ हो तो भी बड़ा आ होता है। ये कंडीशन हमारी दीर्घ संधि की। यहाँ छोटा आ के बाद बड़ा आ आया है, तो यहाँ दीर्घ होगा और यहाँ पद बनेगा वक्तारम, वक्तारम अपस्यई अपस्य तई वाह हो जाएगा, आ जुड़ जाएगा और करणी जुड़ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा इस प्रकार से पद बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ, आगे देखेंगे, आगे इसी क्रम में चलेंगे। इसमें दीर्घ संधि थी हमारी, ठीक है ना। व्यंजन संधि भी है, वृद्धि संधि भी है और दीर्घ संधि भी है। अब लिखा है ना ज्ञाई, ना प्लस आज्ञाई। क्या नहीं जानते? तो ना प्लस आज्ञाई देखें, ना प्लस आज्ञाई ये लिखा हुआ है। तो यहां पर भी छोटा आ और प्लस यहां पर भी बड़ा आ, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? बड़ा आ बन जाएगा। बड़ा आ बनेगा तो यहां पर भी बताने की जरूरत है क्या? वही दीर्घ संधि यहां रहेगी। क्या रहेगी? यहां वही दीर्घ संधि और सूत्र वही रहेगा, अकह शवर्णे, अकह शवर्णे दीर्घा रहेगा कि नहीं रहेगा? अकह शवर्णे दीर्घा। और वही नियम रहेगा, आ के बाद आ आने पर दीर्घ संधि होती है, ठीक है ना। अब यहां ना में से जब आ निकल गया है तो ना आधा हो जाएगा और बड़ा आ हमारा जो बनाया है दोनों को मिला करके वो यहां आ जाएगा। आ ज्ञाई में आ निकल चुका है तो केवल ज्ञा और ई यहां पर बचेगा। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब आ इसमें मिल जाएगा तो ये बड़ा ना हो जाएगा इन दोनों को, और ज्ञाई यहां पर जुड़ जाएगा, ये हमारा पद बन जाएगा ना ज्ञाई, ठीक है ना। तो यहां पर भी हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि होगी। बनेगी कि नहीं? बन रही ना? देखें, थोड़ा सा कठिन थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा। अगर पढ़ी होंगी, एक बार ही पढ़ी होंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। जो पहली बार पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है उनके लिए थोड़ा सा लगे, क्योंकि ये अभी तक ज़्यादातर क्या है कि या तो पढ़ी नहीं है या हिंदी में पढ़ते रहे, तो सीधा सीधा इनका फॉर्मेट होता है कि आ मिला करके बड़ा आ बना दो। यहाँ सूत्र काम करता है संस्कृत में हमारे, ठीक है। चले आगे देखेंगे। त्रि प्लस त्रि पृष्ठोपि, तो त्रि पृष्ठः प्लस अपि, तो यहां पर भी हमारी वही उत्त संधि होगी। कौन सी? विसर्ग संधि के अंतर्गत एक उत्त संधि होती है, तो यहां पर भी वही होगी। त्रि पृष्ठो, तो पृष्ठः हो जाएगा प्लस अपि हो जाएगा, ठीक है ना, अपि हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर विसर्ग आ गया है तो विसर्ग के स्थान पर क्या करना होगा? विसर्ग के स्थान पर हमारा उ होगा। क्या होगा? उ होगा। त्रि पृष्ठ उ प्लस अपि, इतना हो गया। अब यहां आ और उ मिलकर के गुण करेंगे तो ये बनेगा हमारा त्रिहि पृष्ठो, पृष्ठो आ और उ मिलकर के ओ बना लेगा और अपि हमारा ये आ जाएगा।
अब इसको जब हम वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे तो आ हमारा अवग्रह में आएगा और त्रिपृष्ठो आ हो जाएगा अवग्रह में। कैसे? ऐसे पृष्ठोपी ऐसे जुड़ जाएगा, त्रिपृष्ठोपी बनेगा करके बनेगा, त्रिपृष्ठोपी बनेगा। बहुत अच्छे आराम से सुंदर ढंग से इसको आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर ये अवग्रह देख करके आपको पूर्व रूप संधि नहीं लगाना है, ये विसर्ग संधि है आपकी। ठीक, चलो आगे देखेंगे। फिर लिखा हुआ है प्रत्युत्तरम अदद, प्रत्युत्तरम अदद, प्रत्युत्तरम प्लस अददत, अददत। ठीक, तो यहां अदत लिखा हुआ है लेकिन अददत होता है, अददत इस प्रकार से ता हो जा, अददत, अददत इस प्रकार से बने, द द त, अददत। यहां पर भी वही हमारा रहेगा, सीधा सीधा मिलना है, लेकिन बस इतना याद रखना कि यहां पर मुख्य रूप से संधि यण संधि लगाई गई है। इस आ को तो इसमें आप जोड़ सकते हैं, ये व्यंजन संधि का नियम कहता है। लेकिन प्रति प्लस उत्तरम देख लीजिए, प्रति प्लस उत्तरम, यहां थोड़ा सा प्रोसेस है किसकी? यण संधि की। किसकी है? यहां यण संधि की प्रोसेस रहेगी, ये यण संधि, और सूत्र रहेगा इको यणचि, इको यणचि। ठीक है ना? इको यणचि सूत्र कहता है कि ई उ ऋषि और लिरी, ठीक है ना, ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, ऋषि के स्थान पर रा और लिरी के स्थान पर ला, ऐसा होता है। ठीक, तो ये यण संधि कहती है। अगर ई दिखता है आपको तो आप क्या कर सकते हैं? या लिख सकते हैं, उ होता है तो वा लिख सकते हैं, ऋषि हो तो रा लिख सकते हैं, लिरी हो तो ला लिख सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। तो यहां पर देखते हैं कि क्या है, प्र और ता में से क्या निकाल लिया? ई को निकाल लिया और उत्तरम लिख दिया, उत्तरम लिख दिया। ई के स्थान पर अब करेंगे या, क्योंकि ई के स्थान पर क्या होगा? या हो जाएगा, और ई के स्थान पर या को ले आए। अब यहां उत्तरम हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। अब बात करें, जब इसको मिलाएंगे तो ऐसे मिला सकते हैं, प्रा आधा ता और या, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन या हमारा आधा है, लेकिन पीछे स्वर भी है, तो इस स्वर को हम इस यू में या में जोड़ देंगे। जोड़ दिया, अब ऊ चला गया तो ये हमारा बचेगा ता तरम, ये हमारा शब्द बनेगा प्रत्युत्तरम। बन जाएगा कि नहीं? प्रत्युत्तरम। अब यहां यण संधि हो गई। अब पीछे यहां पर अददत लिखा हुआ है, अददत, अददत लिखा है, तो आ को इसमें जोड़ देंगे तो ये बनेगा प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तरम, मा पूरा हो जाएगा, द द त, ये बन जाएगा प्रत्युत्तरम अददत, ये बन जाएगा पूरा हमारा ऐसा पद। ठीक है ना? तो समझ में आया यहां कौन सी संधि होगी? हमारी यण संधि होगी। और यण संधि यहां पर क्या कह रही है आप समझ पा रहे हैं। ठीक है ना? आगे चलेंगे उसी क्रम में, आगे देखते हैं यण संधि। अब यहां पर आपको पता चल गया है कि पहले हमारे इसमें विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि के बाद इसमें विसर्ग, विसर्ग, इसमें विसर्ग, इसमें व्यंजन, वृद्धि और दीर्घ। ठीक, इसमें दीर्घ संधि, इसमें विसर्ग संधि, इसमें यण संधि और यहां व्यंजन संधि। ठीक है, आगे देखें, आगे देख लेंगे उसी क्रम में। आगे होगा हमारा और भी इसमें संधियां हैं, वो देखें। इत एवं लिखा हुआ है, इति प्लस एवं, इति प्लस एवं दिया हुआ है, यहां देख लें, इति प्लस एवं। तो यहां पर भी आपको वही कंडीशन लगानी है, किसकी? यण संधि की। किसकी? यण संधि की कंडीशन लगाना है, यण संधि, और इको यणचि सूत्र लगाना है। कौन सा? इको यणचि, इको यणचि, ये आपको सूत्र लगाना है। ये सूत्र क्या कह रहा है कि इक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार को कर दिया जाए, लेकिन कैसे? ई उ ऋषि और लिरी के स्थान पर या, वा, रा और ला, इस प्रकार से कर दिया जाए। ठीक, तो यहां देखें, ई, ता, और ता में से ई को निकाल लिया बाहर, और एवं, एवं हमारा आ गया। यहां तक समझ में आया। फिर इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, ई, ता, और या ई के स्थान पर क्या कर देना है? या कर देना है। तो यहां पर या हो जाएगा प्लस एवं, ये हो गया। समझ में आया? अब यहां से इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा इत्य, इत्य बन गया।
लेकिन आधा रहेगा या। पीछे स्वर है तो पीछे स्वर को इस पर एक की मात्रा लगा देंगे, वा जोड़ देंगे और माँ ज्यों का त्यों, इत एवं बन जाएगा। तो यहां पर संधि हमारी होगी कौन सी? यण संधि। समझ में आ गया? आगे देखते हैं, ठीक है ना। आगे उसी क्रम में चल रहे हैं और आगे दिया हुआ है भिक्षा वटुनाम, भिक्षा वटुनानु अगम्य माना, भिक्षा वटुना और अनुगम्य माना। तो यहां दीर्घ संधि लगी हुई है, ठीक है, देख लें। सबसे पहले लिखा हुआ है भिक्षा वटुना, भिक्षा वटुना, भिक्षा वटुना प्लस अनुगम्य माना, अनुगम्य माना दिया हुआ है। अब आ इसका बड़ा आ हो जाएगा और इसका छोटा आ हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारा बनेगा क्या? बड़ा आ बनेगा, बड़ा आ। अब बड़ा आ बन जाएगा तो बड़ा आ किसके आधार पर बनाया है? अकह शवर्णे दीर्घा, अकह शवर्णे दीर्घा, अकह शवर्णे दीर्घा सूत्र के आधार पर दीर्घ संधि लगाई गई यहां, ठीक है ना, दीर्घ संधि। लेकिन नियम क्या कह रहा है कि आ के बाद छोटा हो या बड़ा आ हो, उसके बाद अगर छोटा आ या बड़ा आ आता है तो बड़ा आ बनता है। ये नियम है। छोटी ई या बड़ी ई के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आती है तो फिर बड़ी ई बनती है, ये भी नियम कहता है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो बड़ा ऊ बनता है। छोटी ऋषि या बड़ी ऋषि के बाद अगर छोटी ऋषि या बड़ी ऋषि आती है तो क्या बनता है? बड़ी ऋषि बनती है। ये हमारा नियम कह रहा है और नियम ये कह रहा है तो यहां पर भी देखें, बड़ा छोटा बड़ा आ के बाद एक छोटा आ आया है और बड़ा आ बन गया। तो यहां पर अब हमारा पद बन जाएगा क्या? भिक्षा, भिक्षा वटु ना आधा हो जाएगा, क्योंकि उसमें से क्या निकाल लिया? बड़ा आ निकाल लिया। दोनों को मिलाने पर आ बन गया है तो इस आ को बीच में लिख देंगे। यहां से आ निकल गया है तो यहां बचेगा हमारा नुगम्य, नुगम्य माना लिखा हुआ है कि नहीं? नुगम्य माना। अब इसको मिलाएंगे तो ये बड़ा आ इसमें जुड़ जाएगा तो ये हमारा बड़ा ना हो जाएगा, यहां से आ चला जाएगा। अब ये ना लिखा हुआ है तो ना इधर आ जाएगा, गा लिखा हुआ है तो गा भी आ जाएगा, गम्य इधर आ जाएगा, यहां तक ये आ गया यहां। अब माना बचा हुआ है तो माना भी इसी में जोड़ दो। देखें, माना भी यहां से निकल गया। क्या बन गया? भिक्षा वटुनानु गम्य माना। तो कौन सी संधि इसमें लगी? यहां देख लीजिए, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि लग गई ना। दीर्घ संधि का सूत्र भी है अकह सवर्णे दीर्घा। अक से सवर्णी आच परे हो तो दीर्घ संधि होती है। ये हमारी दीर्घ संधि कह रही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, उसी क्रम में दिया हुआ है आगे हमारा कि ततः तयोरेवम, ततः प्लस तयोः प्लस एवं दिया हुआ है ना। तो ततः प्लस तयोः प्लस एवं, ये दोनों पद दिए हुए हैं। दिए हैं कि नहीं दिए हैं? अब यहां जब ये पद दिए हैं तो यहां के लिए पहले सबसे पहले सूत्र लगेगा विसर्जनीय से सह, विसर्जनीय से सह सूत्र लग जाएगा यहां, और यहां विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। ये सा आ गया, तयो हो गया, ठीक। अब यहां तो कोई परिवर्तन होना नहीं है, तो दोनों पदों को अगर मिला दें तो कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है। दोनों को मिला दें तो ये आधा सा है तो आधा सा कैसे हो जाएगा? ऐसे तस्यो तस्तयो ऐसे बन जाएगा। देखें, ऐसा बन जाएगा। आधा सा था तो आधा सा बीच में लिख दिया। अब यहां पर एवं लिखा हुआ है, एवं लिखा है ना। अब एवं विसर्ग है यहां, तो विसर्ग के स्थान पर फिर हम क्या करेंगे? इसी विसर्ग के स्थान पर हम फिर से सा कर देंगे, ठीक। तो ये विसर्ग के स्थान पर हमने सा कर दिया। कौन से सूत्र से? इससे। अब यहां सूत्र लगेगा हमारा सस जुसो रू, सस जुसो रू, ये सूत्र लग गया और रू हो जाएगा सा के स्थान पर। त तश तयो, तयो रू हो गया और एवं पद लग गया।
अब उ है इसमें, तो उ के लिए उपदेशे अजनुनासिक, उपदेशे अजनुनासिक, उपदेशे अजनुनासिक, इससे इत संज्ञा हो गई कि तो उ यहां से निकल जाएगा, उ निकल जाएगा तो यहां पद बनेगा हमारा ततस्तयो र, हलंत हो जाएगा, लेकिन पीछे स्वर है तो इसकी मात्रा इस पर लग जाएगी तो ये पूरा हो जाएगा, और वम जुड़ा हुआ है तो वम जुड़ जाएगा। हो गया ततस्तयोरेवम, देखो ये लिखा है ततस्तयोरेवम, तो यहां पर विसर्ग संधि दोनों पदों में है, ठीक है, याद रखेंगे। यहां केवल सा हुआ है, यहां विसर्ग के स्थान पर रा हुआ है, दोनों में विसर्ग संधि रहेगी। समझ में आया? अब आगे देखते हैं, और हमारा पद दिया हुआ है अभूदादालाप, अभूदालाप क्या दिया हुआ है? अभूदालाप, अभूत, यही देख लें, अभूत प्लस आलाप, तो यहां आपकी लगेगी व्यंजन संधि, मतलब व्यंजन का मतलब हल संधि, हल संधि रहेगी, और हल संधि का यहां संधि लगेगी जस्तु संधि। कौन सी? जस्तु संधि। जस्तु संधि का सूत्र देखें तो झलाम जस झसी, कौन सा सूत्र रहेगा? झलाम जस झसी, झलाम जस झसी रहेगा। एक और सूत्र इसमें है झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते, ये भी इसमें हमारा क्या है? सूत्र है। ये कहता है झलों के स्थान पर जस आदेश हो लेकिन बाद में झस प्रत्याहार के वर्ण हो, लेकिन ये कहता है झल प्रत्याहार के स्थान पर जस प्रत्याहार के वर्ण हो, बाद में कोई भी वर्ण हो, स्वर भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहां देख लें अभूत है, लेकिन मतलब आप शॉर्टकट में समझ लें कि पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण होना है, अपने ही वर्ग के पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण। जैसे ये ता लिखा है तो ता वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है आप स्वयं बता देंगे। ता, था, दा, धा, ना, ये 5 वर्ण होते हैं हर वर्ग में, तो ता के तीसरा वर्ण कौन सा है? दा है ना, ता, था, दा तीसरा वर्ण, तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा? अभूत की जगह अभूद हो जाएगा, दा हो गया, और आलाप ज्यों का त्यों हमारा पद लगा हुआ है। लगा है कि नहीं लगा है? अब यहां आलाप लगा हुआ है तो आलाप को इसमें जोड़ देंगे। अब आलाप को जब इसमें जोड़ेंगे तो ये देखो आ बड़ा दा हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? अभूदा, अभूदा आ जुड़ जाएगा, और लापह ज्यों का त्यों ऐसे हो जाएगा। तो यहां हमारा क्या बन गया? अभूदा लाप। बना कि नहीं बना? अभूदा लाप। अब अभूदा लाप यहां बन गया हमारा, तो यहां हमारा पद क्या हो जाएगी? कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। व्यंजन के अंतर्गत हमारी जस्तु संधि। यहां तक समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। तो इतने ये जितने भी हमारे पद हैं, अगर इनको अच्छे से किया जाए तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, ठीक है ना। लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि कैसे इनको हम सॉल्व करेंगे, कैसे इनको हम आगे कर पाएंगे, ठीक है। तो इतनी कठिन ये हमारे नहीं होते हैं, ठीक है। अब आगे देखें, पद परिचय दिया हुआ है। पद परिचय का मतलब होता है पूर्ण परिचय, अर्थात अपने बारे में जिस प्रकार से हम इंट्रोडक्शन देते हैं वैसे ही पद परिचय होता है। हमारी इसमें पद 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रिया रूप में पद होते हैं और एक हमारे संज्ञा सर्वनाम विशेषण के रूप में पद होते हैं भाषा में, ठीक। तो यहाँ पर अभी जो चल रहा है वो शब्द रूपों पर आधारित चल रहा है, अभी क्रिया रूप में नहीं चल रहे हैं। क्रिया क्या होती है? जैसे धातु हम कहते हैं सोना बैठना उठना चलना फिरना, ये हमारी धातु है। लेकिन ये हमारी क्या है? राम सीता गीता है, सुंदर बहुत सुंदर, ठीक। ये सारे हमारे क्या संज्ञा सर्वनाम विशेषण है, वह है वे। अब ये शब्द रूपों पर आधारित हमारा जो पद परिचय होगा, इसमें क्या देना होगा? ये शब्द मूल शब्द कहाँ से आया है, कौन सा है, और ये कहाँ से रूप बनता है। ये लिखा है वक्तारम। वक्तारम है तो वक्त्री धातु है, क्या है? वक्त्री हमारा शब्द है, मूल शब्द है हमारा वक्त्री। यहाँ पर री को आर गुण हो जाता है तो वक्तार बन जाता है, ठीक। तो यहाँ वक्त्री शब्द है, द्वितीय विभक्ति है और एक वचन में बनता है। हमारी भाषा में आपको पता है संस्कृत में हमारी 7 विभक्तियां होती हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ठीक। तो ये हमारी 7 विभक्तियों में से ये द्वितीय विभक्ति है जो यहाँ रूप बनेगा वक्त्री का। वक्त्री शब्द है, कैसे बनेगा? पिता पितरम, वक्ता वक्तारम, ऐसे बनेगा, ठीक है ना। ऋकारांत है, जैसे पिता पितृ शब्द से पिता बनता है वैसे वक्त्री शब्द से वक्ता बनता है, बोलने वाला, ठीक है ना। जैसे देखो ये बना है ना पितृ, पितृ से क्या बनता है? पिता।
पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरी है पिता, ऐसे रूप बनते हैं ना। तो अब यहाँ वक्त्री शब्द है, क्या लिखा है वक्त्री, तो वक्त्री से बनेगा वक्ता, वक्त्री से बनेगा वक्ता, और इसके रूप चलेंगे वक्ता वक्तारम वक्त्रा वक्त्रे वक्तृः वक्तृः वक्तारम हे वक्त्री बनेगा। जैसे पिता के वैसे ही वक्त्री के रूप चलेंगे। द्वितीय विभक्ति एक वचन में हमारा रूप बन गया। फिर लिखा है अपश्यता। अपश्यता, अपश्यत हमारा शब्द है हलंत पुल्लिंग का है, ठीक है ना। तृतीय विभक्ति एक वचन में अपश्यता बनेगा, ठीक है ना, जैसे राज्ञा वैसे अपश्यता। फिर यहाँ भवता दिया हुआ है तो भवत शब्द के रूप चलते हैं, यह हमारा सर्वनाम रूप है। भवत शब्द के रूप चलेंगे, तृतीय विभक्ति एक वचन में भवता बनता, ठीक है ना, भवता बन जाएगा। फिर लिखा है प्रहरिणा। प्रहरिण शब्द होगा और ये भी हमारा नकारांत है, सब ये हमारे हलंत के हैं, ठीक है ना। अजंत और हलंत दो प्रकार के शब्द होते हैं। अजंत जिनके अंत में स्वर होता है उन्हें अजंत कहते हैं, जिनके अंत में हलंत होता है उन्हें हम व्यंजनांत कहते हैं। तृतीय विभक्ति एक वचन में प्रहरिणा बन जाएगा। फिर इसके बाद दिया है भिक्षा बटुना, तो भिक्षा बटु रूप शब्द होगा हमारा, तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप बन जाएगा। जैसे हम उसके साधु के रूप चलाते हैं, गुरु के रूप चलाते हैं, वैसे रूप चल जाएगा। जैसे भानु के रूप भानु भानुम भानुना भानुवे, तो भिक्षा बटुना भक्षा बटुनम भिक्षा बटुना बन जाएगा, तो भानुना बटुना ऐसे बन जाएगा। फिर लिखा सन्यासी, तो सन्यासिन शब्द है मूल शब्द, प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनेगा सन्यासी। इस प्रकार से इनका वचन है। अभी आपको रूप पढ़ाएंगे तो और थोड़ा सा इन पर हम चर्चा अच्छे से करेंगे। रूप तो सिखाना है क्योंकि रूप थोड़ा सा आप लोगों के कमजोर भी हैं, ठीक है, तो रूपों पर विशेष रूप से चर्चा होगी। लेकिन ये हमारे पाठ से संबंधित कुछ शब्द परिचय थे तो उनको लेकर के साथ में चलना है। आगे देखेंगे पद परिचय हमारे धातु रूपों पर आदि। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया है कि पद हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक संज्ञा सर्वनाम विशेषण से संबंधित, एक हमारी क्रिया धातुओं से संबंधित होते हैं। तो उसी धातुओं को संबंधित करते हुए लेकर के यहाँ धातुओं के भी रूप परिचय दिए गए हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है अज्ञाई, लिखा है ज्ञा धातु है और कर्मवाच्य की क्रिया है। ये कर्मवाच्य की क्रिया है, लुंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है, ठीक है ना। अब यहाँ बात करें हम लुंग लकार की, तो लुंग लकार हो सकता है कि आपके द्वारा ना पढ़ा गया हो। 5 लकारों पर विशेष रूप से चर्चा करते हैं अपन लोग, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे व्याकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी में भी ये कहा गया है कि लट लिट लिट लोट लंग लिंग लुंग लिंग लिंग एसु पंचमो लकारस छंदो मात्र गोचरा। ये 10 लकारों में से एक लकार हमारा लिट लकार है जो वेदों में प्रयोग किया जाता है। इनमें से केवल 5 लकारों को देखना चाहिए, ज्यादा यही प्रयोग में लाए जाते हैं। लेकिन और अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर तो पढ़ लेते हैं कि 10 लकारों को, तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, आज नहीं पढ़ना है कल पढ़ना, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक। लेवल के हिसाब से इनको थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। तो लुंग लकार की बात करें तो ये भी हमारा लुंग लकार कहाँ जाएगा, भूतकाल में ही जाएगा। भूतकाल हमारा 2 प्रकार का होता है, आपको पता है ना, ठीक है, 2-3 प्रकार का होता है। क्यों कि जैसे एक सामान्य भूत हो गया, एक बहुत ज्यादा भूत हो गया, एक कम भूत हो गया है। अब कैसा बीता हुआ, जैसे आपने देखा कि जो बहुत पहले कभी विधायक बना हो या प्रधान बना हो, सरपंच बना हो, मुखिया बना हो, तो लिखा जाए भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व प्रधान, इस प्रकार से लिख ले। बहुत ज्यादा बीत चुका हो उसे भूत में ले जाएंगे, भूतपूर्व, ठीक। और जो अभी गत थोड़ी देर पहले या 2 वर्षों के पहले पूर्व विधायक या सांसद रहा हो तो वो लिखवाता है पूर्व विधायक, भूतपूर्व विधायक नहीं लिखवाता, पूर्व विधायक। फिर इसके बाद जो कल किया है वो भी तो भूत में पहुंच गया, जो आपने अभी सुबह किया है, शाम को किया है, वो भी तो भूत में पहुंच, जो बीत चुका है वो पास्ट है, वही हमारा भूतकाल का बोधक होता है। तो यहाँ लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा। क्षम्यताम बना हुआ है, क्षम धातु है, ये भी हमारी कर्मवाच्य की क्रिया है। कैसी है, कर्मवाच्य की क्रिया है, और कर्मवाच्य का मतलब होता है जिसमें कर्म होता है, और ये हमारी क्या होती है, आत्मनेपद की क्रिया लग जाती है कर्मवाच्य में। लोट लकार आज्ञार्थक प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा क्षम्यताम, ठीक। फिर लिखा है निवेदयामी, क्या लिखा है, निवेदयामी, तो नि उपसर्ग है, विद धातु है, विद ज्ञाने अर्थ में। क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं है, लट लकार प्रथम उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा निवेदयामी, निवेदयामः, निवेदयामः, निवेदयावः, निवेदयामः, ठीक। तो ये उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी, ठीक। अब इसमें अभूत लगा हुआ है, अभूत, अभूत कहाँ बनेगा, भू धातु है, लुंग लकार है,
बहुत ज्यादा बीता हुआ है प्रथम पुरुष एक वचन में, ये भी हमारा लुंग लकार में अभूत बन जाएगा। ठीक है, तो यहां तक तो आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि क्या क्या पढ़ना है। यहां से अगर ये रूप नहीं बन रहे हैं तो परेशान नहीं होना है। आपको मैं बता दूं, यहां से ये बात समझ में आ रही है कि अपने को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है ना, क्योंकि यहां तो रूप वैसे भी आपको समझ में नहीं आएंगे, यहां तो केवल आपको बता दिया है। अब यहां अभूत मिल गया देखने को, क्षमता मिल गया, अज्ञाई मिल गया। अब क्या करना है, अब पढ़ना है। तो ग्रामर की जब हम बुक उठाएंगे तो उसमें रूपों को, 10 लकारों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जब पुस्तक में हमको मिल रहे हैं तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर नहीं मिलेंगे, इसमें नहीं मिलेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहां मिल रहे हैं। लुंग लकार भी पढ़ना है और लिंग लकार भी पढ़ना है, तो सारी कुछ पढ़ने पड़ेंगे। ये हमें इस ओर संकेत कर रही है किताब। हमें क्या है, हमारी बुक हमें किस ओर संकेत कर रही है कि 10 लकार पढ़ने पड़ेंगे, 5 में काम नहीं चलने वाला है। समझ में आया? तो यहां अगर समझ में नहीं आ रहा है तो परेशान नहीं होना। जब पढ़ेंगे तो एक बार में पूरे 10 लकारों को पढ़ेंगे ना, 5 को क्यों पढ़ेंगे, अधूरा क्यों पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से ये भी आएंगे। चलें आगे, चलिए। क्योंकि आपको पता है धातु रूपों के हमारे कितने प्रत्यय होते हैं, 18 प्रत्यय होते हैं। तिप तस झी, सिप थस था, मिप मस वस, ता ताम झा, था साम थाम, ध्वम इड वही महिंग। ये हमारे 18 प्रत्यय धातुओं के होते हैं। तिप तस झी, सिप तस था, मिप मस वस, ता ताम झा, था सा थाम, ध्वम इड वही महिंग। और जो हमारे सुबंत के अर्थात शब्द रूपों के 21 प्रत्यय होते हैं। सु औजस, स्वौज समौज छष्टाभ्याम भिस गेभ्याम भैस घसिभ्याम भैस घसुसाम गियो सुप। सु औजस अम और षष्टाभ्याम भेस गेभ्याम भेस भैस घसिभ्याम भैस गस ओस आम गी ओस सुप। ये 21 प्रत्यय होते हैं। वे सारी चीजें इन पर चर्चा करेंगे। विधिवत आपको परेशान नहीं होना है, ना किसी चीज को लेकर के समस्या पैदा करनी है। ये पद परिचय हमारे धातुओं से संबंधित थे। धातुओं से संबंधित पद परिचय, इनके बारे में जाना कि ये धातु हमारी, इसमें धातु कौन थी, ये किस लकार का था, किस वचन का था, इन पर सारी चर्चाएं हुई। आगे देखेंगे उसी क्रम में। देखिए ये समास दिए हुए हैं हमारे, क्या दिए हैं, समास दिए हैं। और समास का मतलब होता है सम सनम समासः, अर्थात 2 पदों को समास आस करके एक साथ और व्यवस्थित क्रम में बैठा दिया जाए, वो समास कहलाता है। समास का मतलब ही होता है सम सनम समासा। डेफिनेशन कहती है समास की कि सम सनम समासा, अर्थात समास वह है जो 2 पदों का विग्रह करने पर और अलग अलग करने पर उनको विग्रह, समास में विच्छेद नहीं होता है, विग्रह होता है, याद रखिएगा। समास हमारी बात करें संस्कृत में तो समास होते कितने हैं ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है। तो समास में आपको बता दूं कि समासाश्च पंचधा, ये हमारी अष्टाध्यायी लघु सिद्धांत कौमुदी कहती है कि समासाश्च पंचधा, समास हमारे 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एक केवल समास होता है, फिर इसके बाद अव्ययी भाव समास होता है, फिर तत्पुरुष समास होता है, फिर द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। कर्मधारा और द्विगु समास जो हमारा होता है वो तत्पुरुष का भेद माना गया है। ठीक, लेकिन पाठ्यक्रम के आधार पर 6 समासों को पढ़ाया जाता है, केवल समास को नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, तो इसके आधार पर भी देखेंगे, उसके आधार पर भी देखेंगे, दोनों प्रकार से देखना पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा इसमें क्या है। सोचे कि काम चल जाए तो काम चलने से काम नहीं होगा। ये क्योंकि आपका उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष चल रहा है, अर्थात आप 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, 12वीं की कक्षा में पढ़ रहे हैं। किसी 6 क्लास के विद्यार्थी तो है नहीं कि जितना पढ़ा दें उतने में काम चल जाए ना, बिल्कुल नहीं, ये सोचिएगा। चलिए समासों पर चलते हैं हम। तो समास तो आप लोगों को समझ में आ गया कि कितने प्रकार के समासों को पढ़ना है। सबसे पहले दिया हुआ है प्रत्युत्तरम, ठीक है ना। प्रत्युत्तरम की बात करें तो इसमें देखिए लिखा हुआ है प्रत्युत्तरम में प्रति उपसर्ग दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या दिया है, प्रति उपसर्ग। और आपको ये पता है कि अगर कहीं पर पहले पद में उपसर्ग या अव्यय लगा हो तो वह अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है, उपसर्ग या अव्यय लगा हो तो वह अव्ययी भाव समास होता है। क्यों होता है, क्योंकि अव्ययी भाव समास का सूत्र ये कहता है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थ अभावः यथा अनुपूर्व सादृश्य पद सादृश्य संप्रति साकल्यांत वचनेषु। ये हमारा अव्ययी भाव समास है। और वो कहता है पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव, पूर्व पद जिसमें प्रधान होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। तो यहां पर देखें, इसमें यह कहा गया है कि अगर कहीं पर पहले प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, क्या लगा है, प्रति उपसर्ग लगा है, तो क्या किया जाता है, हमेशा उत्तर पद को 2 बार कर दिया जाता है और बाद में प्रति शब्द जोड़ दिया जाता है। देखो उत्तर शब्द है जो लिखा है, जो लास्ट का हमारा दूसरा पद है, उसको उत्तरम उत्तरम प्रति, जैसे हमने लिख दिया यहां प्रतिग्रामम, प्रतिग्रामम लिखा। अब इसका विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा हमारा ग्रामम, ग्रामम प्रति, गांव गांव, ठीक है ना, गांव गांव, प्रत्येक गांव,
इसका अर्थ ये निकलेगा। उत्तरम उत्तरम, उत्तरम उत्तरम का मतलब उत्तर, प्रत्येक उत्तर, एक एक उत्तर करके दो, प्रत्युत्तरम, जवाब में उत्तर देना, ठीक है, उत्तर पे उत्तर देना, ठीक। तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं होता है, प्रति को हटा करके पीछे जोड़ दिया जाता है और 2 बार पीछे वाले पद को लिख दिया जाता है। फिर लिखा है अपश्यता, ना पश्यता इति अपश्यता, जो दिखाई ही ना दिए उसे तो अपश्यता ही कहेंगे ना, ठीक। तो इसमें नई तत्पुरुष समास होगा, नई तत्पुरुष, ठीक है ना। और इसमें याद रखना आगे वाले उपसर्ग को हटा करके और ना जोड़ दिया जाता है विग्रह करते समय। फिर लिखा है मंद्र स्वर मेदुरा, मंद्र स्वरेण मेदुरा तृतीया तत्पुरुष समास। इसमें तृतीया विभक्ति लग गई है, मंद स्वर के द्वारा बोला गया, मंद स्वर एक बिल्कुल धीरे अच्छे मंद गंभीर स्वर के साथ बोला गया, तो के द्वारा का चिन्ह निकल रहा है, इसलिए तृतीय विभक्ति लग गई, तृतीय तत्पुरुष समास होगी। कासाय वासा लिखा हुआ है, कासाय वासा, तो कासायाणी वासांसी धारयति यह सा बहुव्रीहि, ठीक है ना। अब कसाय वस्त्र वासा, जो कसाय वस्त्रों को धारण किए हुए हैं अर्थात सन्यासी, तीसरे पद का बोधक हो रहा है, इसलिए यहां बहुव्रीहि समास आया है, ठीक है ना। आगे देखेंगे धृत तुम्बी पात्र, क्या लिखा है, धृत तुम्बी पात्रा, धृतम तुम्बी पात्रम एन सह बहुव्रीहि, धृतम तुम्बी पात्रम एन सह बहुव्रीहि, अर्थात जो धारण किए हुए हो तुम्बी का पात्र, तुम्बी मतलब लौकी या कद्दू या हम कह सकते हैं, उससे बनाया गया एक हमारा कमंडल होता है, उसे तुम्बी कहते हैं। धृतम तुम्बी पात्रम एन सह बहुव्रीहि, धारण किए अर्थात सन्यासी। भव्य मूर्ति, भव्याह मूर्ति यस्यः सः, यस्य सः, भव्याह मूर्ति, भव्य है मूर्ति जिसकी अर्थात सन्यासी, बहुव्रीहि समास, ठीक है ना। तो यहां पर ये समासों में बहुव्रीहि समास और नई तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव समास को इसमें रखा गया है, ठीक। आगे देखेंगे कुछ प्रत्यय दिए हुए हैं, प्रत्यय को देखेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है अपश्यता, सबसे पहले अपश्यता, नापश्यता, दृश्य धातु है इसमें और सत्री प्रत्यय इसमें जोड़ा गया है, तृतीय विभक्ति एक वचन का यह रूप है, ठीक। तो इसमें जब दृश्य धातु से अपश्यता बनाएंगे तो आ का तो देखिए क्या यहाँ पर रोल नहीं है कुछ भी, ये दृश्य ऐसे आ प्लस दृश्य धातु कर सकते हैं, दृश्य धातु और सत्री प्रत्यय, इस प्रकार से इसको करेंगे, ठीक। तो अपश्यत पहले बनेगा अपश्यत और फिर अपश्यत से बन जाएगा तृतीय विभक्ति का रूप, तो अपश्यता बन जाएगा, अपश्यता बन जाएगा। देखें आ यहां पर जोड़ना है तो पहले दृश्य धातु से बनाएंगे पश्य, क्योंकि दृश्य धातु का परिवर्तन होता है, ठीक, परिवर्तन होता है और ये आ हमारा इसमें रहेगा और अपश्यता देखा गया, ठीक है ना। तो भूतकाल का है इसलिए अपश्यत बना हुआ है लंग लकार का। अब यहां पर सत्री में से सा की संज्ञा और री की संज्ञा हो जाएगी, ठीक है ना, री की और सा की संज्ञा होकर के तस्लोपा से लोप, तो अत बचेगा हमारा, क्या बचेगा, अत। अब इनको जोड़ दें तो ये बनेगा आ पश्य, आ जुड़ जाएगा और तो पूरा या हो जाएगा और ता अपश्यत, अपश्यत। अब इसके रूप चल जाएंगे भवत के समान, जैसे भवता बनता है वैसे अपश्यता बन जाएगा, तो ये तृतीय विभक्ति में अपश्यता बन जाएगा, ठीक है ना। तो सत्री प्रत्यय का सत से अत शेष बचेगा, सीधा सीधा जुड़ जाएगा। अगर अब इसमें अपश्यन बनाना है तो अत का अन हो जाता है इसी में, ठीक। चलिए अब आगे देखेंगे, इसी में देखें प्रहरिणा लिखा हुआ है, प्र उपसर्ग है इसमें, प्रहर प्लस इनी लिखा हुआ है तो प्रहरिणा बन जाएगा, ठीक। प्रहर री और नी तो प्रहरिणी और रूप चल जाएगा नी के, तो हरि ही हरिम हरिणा, वैसे बन जाएगा प्रहरि ही प्रहरिणिम प्रहरिणा, ठीक है ना। तो यहां पर इकारांत हमारा प्रहरिण, हरिण बना हुआ है, प्रहरिण, ठीक, और हरि प्रहरिणी शब्द बन जाएगा, ई इसमें जुड़ जाएगा तो हरिणी, प्रहरिणी बन जाएगा, देखें प्रहरनी। अब छोटी नी आ गई तो हरि में भी देखो, हरि में भी छोटी है लास्ट में, तो इसका रूप बनेगा हरि ही हरिम हरिणा, बना कि नहीं बना हरिणा। तो ऐसे प्रहरी प्रहरिम प्रहरिणम हरिणा प्रहरिणा, ये तृतीय विभक्ति में हमारा एक वचन में रूप बन जाएगा, ठीक। बात करें हंतव्य, हंतव्य हन धातु है, तब्यत प्रत्यय है, सीधा सीधा जुड़ जाएगा हंतव्य और रूप चल जाएगा तो हंतव्य बन जाएगा। देख लें आप, ये लिखा हुआ है हन धातु मारने के अर्थ में होती है, तब्यत प्रत्यय है हमारा,
तब्यत प्रत्यय में तब्य शेष रहेगा और पीछे हमारे ताकी संज्ञा हो जाएगी, हलंत्यम तत्सलोपा से लोप हो जाएगा। और यहाँ हन हमारा ये लिख जाएगा हन। अब हन जुड़ जाएगा तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये बनेगा हंतव्य। क्या बन गया? हंतव्य बन जा, हंतव्य बना, रूप चला दोगे हंतव्य, फिर रूप अगर स्त्रीलिंग में जाना तो हंतव्य बड़ा हो जाएगा और नपुंसकलिंग में हंतव्यम हो जाएगा। बस। फिर लिखा हुआ है भाषमाणेन। क्या लिखा हुआ है? भाषमाणेन। भास धातु है, सानच प्रत्यय है, तो भासमान बनेगा पहले, फिर भासमाणेन से तृतीय विभक्ति लगा दोगे तो भासमाणेन बन जाएगा। देखें, भास हमारी धातु है, बोलने के अर्थ में होती है और सानच प्रत्यय है। इसमें क्या है? सानच प्रत्यय दिया हुआ है। ठीक, अब यहां पर जो सानच प्रत्यय हमारा दिया हुआ है इसको देखेंगे तो सानच में चा की संज्ञा हलंत्यम तत्सलोपा से, सा की संज्ञा लसक्व तद्धिति से और आन शेष रहेगा। क्या रहेगा? आन। अब यहां पर हमारा भास लिख गया है, भास, तो भास में धातु में जैसे ही वहां प्रत्यय आएगा तो ये धातु पूरी हो जाएगी, तो भास हमारा बन गया, भास बन गया। और आन का हो जाएगा मान, आन का होगा मान और बन जाएगा भासमान। क्या लिखा है? भास और मान जुड़ेगा तो बन जाएगा भासमान, भासमान। लेकिन अट को पिबांग नो में मव्यवायोपी से हमारा नकार का अणाकार हो जाएगा और यहाँ भासमान बन जाएगा। अब यहाँ पुल्लिंग में बनेगा भासमाणा। ठीक, स्त्रीलिंग में भासमाणा, बड़ा अणा हो जाएगा, और नपुंसकलिंग में भासमाणम, नपुंसकलिंग में चला जाएगा। लेकिन यहाँ बना भासमाणेन, तो भासमाणः, भासमाणम, भासमाणेन रूप तृतीय विभक्ति में बनेगा, प्रथमा, द्वितीया और तृतीया। रूप चलाओ, जैसे रामः, रामम, रामेण रूप चलेगा, वैसे बनेगा भासमाणः, भासमाणः, भासमाणम, भासमाणम और भासमाणेन, भासमाणेन। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो सीधा सीधा है, बन जाएगा। अब इसके आधार पर और देखते हैं, और कितने रह गए हैं वो देख ले। इसी आधार पर आगत्य दिया हुआ है। क्या दिया है? आगत्य। आगत्य को देख ले। आगत्य जो दिया है, आ उपसर्ग है, गम धातु है, लेप प्रत्यय है, सीधा सीधा जुड़ जाएगा। आ उपसर्ग है और गम धातु है और लेप प्रत्यय है, तो लेप प्रत्यय में बस इतना याद रखना है कि लकार की लसक्व तद्धिति, पकार की हलंत्यम से इत संज्ञा होगी और हमारा यह शेष रहेगा, तत्सलोपा से लोप हो जाएगा, गम से हमारा गत बन जाएगा, गम से गत हमारा बन जाएगा और आ हमारा जुड़ जाएगा। इसको इससे जोड़ दो, इससे इसको जोड़ दो तो बनेगा आगत्य। क्या बना? आगत्य। सीधा सीधा बन जाएगा आगत्य, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। फिर लिखा है कथयन, तो कथ धातु रहेगी और सत्री प्रत्यय रहेगा, इट का आगम होगा, इसमें याद रखिएगा। ठीक, कथयन ये लिखा हुआ है कथ धातु, कथ धातु है और सत्री प्रत्यय है, सत्री प्रत्यय है हमारा। ठीक, अब जब कथय बन जाएगा यहाँ हमारा कथ से बन जाएगा कथय। ठीक, कथय बन गया और सत्री का सा की संज्ञा, री की संज्ञा अत बन जाएगा, अत हो जाएगा, अत का हो जाएगा अन, अत का हो जाएगा अन। ठीक है ना, कथय बन गया। अब कथय शब्द से जब हम यहाँ कथय बना लेंगे अत का अन हो जाएगा। अब इसको जोड़ने में आपको क्या दिक्कत है? कथयन बन जाएगा। ठीक है ना, आ मिल जाएगा इसमें और ना इसमें जुड़ जाएगा तो बन जाएगा कथयन। ठीक है ना, कथ से कथयन, कथय बन जाएगा बोलने के अर्थ में, कथ धातु बोलने के अर्थ में ही होती है। ठीक है ना, जैसे दृश्य धातु पश्च में परिवर्तन होती है, पा धातु पिब में धातु परिवर्तन होती है, गम धातु गच्छ में परिवर्तन होती है, वैसे कथ धातु कथय में हो गई। फिर लिखा होगा अनुगम्यमानः, तो अनु उपसर्ग है, गम धातु है, कर्मणि सानच प्रत्यय लग करके यहाँ पर भी वही सानच प्रत्यय में आन बचेगा, आन से मान हो जाएगा तो अगम्य मान बन जाएगा, आगम्य, आगम्य और मान बन जाएगा। और कर्मणि धातु है तो ये कर्तृवाच्य में हमारी किस में चली जाएगी? आत्मने पद में जाएगी। किस में चली जाएगी? आत्मने पद में। और आत्मने पद में आपको पता है जैसे पठ्यते वैसे ही गम्यते बन जाएगा।
ठीक है ना। जैसे पट धातु से पठ्यते बनता है, वैसे गम धातु से गम्यते बन जाएगा। तो यहां देखो गम्य बन गया है, गम्य और सानच का आन, आन का मान इसमें जुड़ जाएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो आप देख लीजिए, अनु, अनु प्लस गम प्लस सानच, तो सानच में से बता ही दिया है कि सा और चा की संज्ञा हो जाएगी, आन शेष बचेगा। आन, गम से गम में बन जाएगा कर्म, कर्मणि वाच्य में, और यहाँ अनु हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। तो जब इसको जोड़ेंगे और आन का मान करेंगे, आन का मान हो जाएगा और यहाँ अनुगम्य बन जाएगा, अनुगम्य, अनुगम्य मान, और यहाँ देखो बना हुआ है तो अनुगम्य मानः सीधे बन जाएगा, अनुगम्य मान, अनुगम्य मानः, विसर्ग लग जाएगा तो पुल्लिंगवाची बन जाएगा, और बड़ा ना हो जाएगा तो स्त्रीवाची हो जाएगा, अनुगम्य मानः। और नपुंसक लिंग होगा तो अनुगम्य मानम बन जाएगा, इतना याद रख लेना। फिर इसके बाद सन्यासी को देख लीजिए आप, ठीक है ना। सन्यासी को देखेंगे तो सन्यासी में सम उपसर्ग पूर्वक न्यास धातु से इन्हीं प्रत्यय लग करके सन्यासी बनेगा। क्या हो जाएगा, जो न्यास में देखो यहाँ ई और यहाँ आ, और ये हमारा सा में ई जुड़ जाएगा और इन शेष बचेगा, इसमें से इन शेष बचेगा नकार की संज्ञा, तो सन्यासी सीधा सीधा पद यहाँ बन जाएगा। फिर दृश्य धातु है हमारी और कित प्रत्यय है, तो एक दृष्टा और देख लीजिए क्या बनेगा। दृश्य धातु से हमारा कित प्रत्यय में ताशेष रह गया, ताशेष रहेगा तो ये हमारा दृश्य, दृश्य में यहाँ इष्टुत संधि लगेगी, स्तो हो इष्टुनः इष्टु, तो यहाँ सा का परिवर्तन हमारा किस में हो जाएगा, मूर्धा सा में हो जाएगा, ठीक। और ता का परिवर्तन इष्टुत संधि में ही टा में हो जाएगा। यहाँ ता था तो यहाँ टा हो जाएगा, यहाँ सा था तो यहाँ षटकोण वाला सा बन जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिलाओ तो ये बनेगा दृष्ट, दृष्ट पुल्लिंग में दृष्टा और नपुंसक लिंग में, वो स्त्रीलिंग में दृष्टा, नपुंसक लिंग में दृष्टम, बनेगा कि नहीं बनेगा। इस प्रकार से आप इनके रूप चला सकते हैं। अगर यहाँ इष्टुत संधि आपको समझ में ना आई तो ये थोड़ा सा देख लीजिए, इष्टुना इष्टु, इष्टुना इष्टु संधि कहती है स्तो इष्टुना इष्टु, कि अगर ये सा हो, सिटी वाला सा हो तो इष्टुत करके फिर यहाँ पर सा हो जाएगा और इष्टा के स्थान पर टा हम कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा। क्या बन गया है हमारा, दृष्टा भी बन गया। अब दृष्टा कंप्लीट हो गया। ये हमारे आप लोगों ने देखिए कि प्रत्यय थे, प्रत्ययों को अच्छे से भी पढ़ना है, टॉपिक तो पढ़ेंगे ही। ये दिया हुआ है गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तर, देखें का नंबर पर दिया हुआ है एक पदेन उत्तर। क्या दिया है, सबसे पहले एक पदेन उत्तर, मतलब एक पद के द्वारा उत्तर को दो। एक पद के द्वारा उत्तर कैसे देना है वो देखेंगे। द्वारिका की दृष्टि वाणी बदती, द्वारिका माने द्वारपाल, की दृष्टि माने होता है किस प्रकार की, वाणी माने बदती माने बोला, किस प्रकार की वाणी को बोला। देख लीजिए, मंद स्वरण मेदुरा, मेदुरा मतलब गंभीर स्वर में बोला, ऊंची आवाज में बोला, और क्या बोला कि कौन यहाँ मरने का इच्छुक है, इस प्रकार की वाणी बोला था ना। और कौन बहरा है, सुनाई नहीं देता क्या, इस प्रकार से। कैन प्रति उत्तरम अदद जना हंतव्य, कैन माने किसके द्वारा, प्रति उत्तर, उत्तर दिया गया, जना हंतव्य, ठीक है ना। देखें जरा, द्वारिकेण प्रहरिण हुआ, द्वार, और क्या उसने किसके द्वारा, द्वारपाल के द्वारा प्रहरिण उत्तर दिया गया कि क्या आपको पता नहीं है कि अगर जवाब ना दिया जाए तो मार दिया जाता है, 2-3 बार में अगर जवाब ना दे तो उसको मार दिया जाए। इसके बाद दिया द्वारिकेण का दृष्टा, द्वारिकेण मतलब द्वारपाल के द्वारा, तृतीय व्यक्ति लगा तो के द्वारा, द्वारपाल के द्वारा कहा माने कौन, दृष्टा माने देखा गया, ठीक है ना। कौन देखा गया, सन्यासी। किसको देखा उसने, सन्यासी को देखा, किसने, द्वारपाल। क्यों देखा, जब वह पास में आया तो उसको एकदम गौर बटू समझ में आया। पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन, पूर्ण वाक्य के द्वारा उत्तर दो। कीदृशः सन्यासी तेन दृष्टा, कीदृशः सन्यासी तेन दृष्टा, किस प्रकार के सन्यासी को देखा। देखें जरा, भिक्षा बटुना अनुगम्य मानः कासाय वासः धृत तुम विपात्र भव्य मूर्ति सन्यासी तेन दृष्टवा। जब जैसे ही पास में आया तो उसने देखा कि सन्यासी कैसा है, भव्य मूर्ति में है और कसायत वस्त्रों को धारण किए हुए है और भिक्षाटन बटु वाला है और तुम्बी को धारण किए है, कमंडल को लिए हुए। इस प्रकार के सन्यासी को देखा। प्रभु वर्ण्याणाम का आदेश हस्ति, आपको क्या पता नहीं है, बोले ऐसा कहा था कि महाराज का आदेश है कि जो 3 बार
अगर द्वारपाल का उत्तर ना दे तो उसको मार देना चाहिए। प्रभु वर्ण्याम आदेशः अस्ति यत द्वारिकेण प्रहरिणा वा त्रिपृष्ठोपि प्रत्युत्तरम अदत जना हंतव्य। ये कहा गया कि अगर द्वारपाल के द्वारा पूछने पर 3 बार में उत्तर नहीं देता है तो ऐसे व्यक्ति को मार दिया जाए। ये महाराज का आदेश है। क्या आपको ज्ञात नहीं है? क्या आपको पता नहीं है? ऐसा द्वारपाल ने बताया। फिर दिया हुआ है निर्देशानुसारम उत्तरत। क्या दिया है? निर्देशानुसारम उत्तरत। वाणी सबसे पहले दिया हुआ है वाणी इति पदस्य किम विशेषणम अत्र प्रयुक्तम। वाणी इति पदस्य किम विशेषणम अत्र प्रयुक्तम। वाणी में वाणी पद के लिए कौन सा विशेषण पद यहाँ प्रयुक्त किया गया है? वाणी कैसी? मंद स्वरेण थी, मंद स्वर्ण में दूरा। ये किसका? वाणी का विशेषण है, विशेषता है। वाणी कैसी थी? मंद, मंद्र स्वर में दूरा। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है गत्वा इत्यस्य किम विपर्यम अत्र प्रयुक्तम। गत्वा शब्द का यहाँ पर कौन सा विपर्य, विपर्य माने विलोम पद प्रयोग किया गया है? आगत्य, गत्वा का आगत्य, ठीक है ना। आगत्य प्रयोग किया गया है यहाँ विलोम पद, ठीक है ना। चले आगे देखेंगे। निर्देश के अनुसार ये उत्तर चल रहे थे। फिर दिया हुआ है संपूर्णम इत्यस्य किम पर्यायम अत्र प्रयुक्तम। संपूर्णम जो शब्द है इसका कौन सा पर्यायवाची शब्द हमारे इस पैराग्राफ में प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। अब देखेंगे संपूर्णम के लिए यहाँ पर कौन सा पर्याय? निखिलम शब्द प्रयोग किया गया है ना, निखिलम, ठीक। फिर दिया है भावता इति सर्वनाम पदमत्रो कस्य कृते प्रयुक्तम। भावता पद जो सर्वनाम पद है वो यहाँ किसके लिए यहाँ प्रयोग किया गया है? देखें जरा। सन्यासिन कृते, सन्यासी के लिए भवताह, ठीक है ना। भवताह शब्द सन्यासी के लिए यहाँ प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे। अब दिया हुआ है शब्दानाम अर्थै सह मेलनम कुरुत। शब्दानाम मतलब जो शब्द दिए हुए हैं, हमारे खंड का और खंड खा 2 हैं। यहाँ शब्द दिए हुए हैं पहले और उसका अर्थ दिया हुआ है। तो शब्दानाम अर्थै, शब्द का अर्थ के साथ मेलनम कुरु, मेलन करो। ये अर्थई में तृतीय विभक्ति लगी हुई है और किसके कारण यहाँ तृतीय लगी? सह के साथ। सह साकम समम सार्धम तृतीय लग जाती है। कुरुत शब्द बना हुआ है लोट लकार आज्ञार्थक का, मध्यम पुरुष, बहुवचन का रूप है कुरुत, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुरुत आदेशात्मक वाक्य है कि यहाँ पर शब्दों के अर्थ के साथ मेलन करो, मिलाओ। तो द्वारिका माने द्वारपाल, द्वारपाल का अर्थ द्वारपाल हो जाएगा। तो ये पहले का इसका हमारा विकल्प हो जाएगा, द्वारपाल। फिर लिखा है निखिलम माने संपूर्णम। निखिलम मतलब संपूर्णम, तो यहाँ समस्तम कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। भिक्षा बटुना माने भिक्षा को लेने वाला, तो ब्रह्मचारिणा कह दें। भव्य मूर्ति का आकर्षक छवि कर दें, अच्छी छवि दिखने वाली भव्य मूर्ति। भिक्षा बटुना माने भिक्षा मांगने वाला बटु, तो ब्रह्मचारिणा कह सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार और मिला लीजिए कि इसके अर्थ क्या है। उत्तर में देख ले, ये उत्तर में देखें तो द्वारिका द्वारपाल, निखिलम समस्तम, भिक्षा बटुना ब्रह्मचारिणा, भव्य मूर्ति आकर्षक छवि। हुआ कि नहीं हुआ? ये हमारे क्या थे? निर्देशानुसारण पदम। यहीं तक इसमें निर्देशानुसारण जो हमारे पद थे इसके आधार पर कुछ प्रश्नों को हल किया और ये हमारा अनुवाद भाग 2 किसका? द्वारिकस्य निष्ठा का पूरा हुआ। और आगे हम बहुत जल्दी इसका अनुवाद भाग 3 आपको लेकर के समक्ष उपस्थित होंगे। तो आप लोग भी सजग रहिएगा, तैयार रहिएगा नेक्स्ट भाग के लिए कि कब आने वाला है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे प्रिय भाई हैं उनके लिए कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप किसी भी मीडियम से संबंधित हो, चाहे आप सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, चाहे सीबीएसई आपका इंग्लिश मीडियम हो, चाहे आप बिहार बोर्ड से संबंधित हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से संबंधित हो, चाहे आप एमपी बोर्ड से संबंधित हो, कहीं से भी आपको यत्र तत्र सर्वत्र कहीं पर भी हो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आपके साथ हमेशा तत्पर है, ठीक है ना। और हम अपने न्यू स्टूडेंट्स, न्यू भाइयों के लिए चर्चा कर रहे हैं कि जिन्हें अभी जो नए हमारे जुड़े हुए हैं उनको ये पता नहीं है कि किस प्रकार से हमें नए वीडियो की अपडेट मिले। तो उनके लिए मैं बता दूं, लाइक शेयर कमेंट के साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से नए वीडियो की अपडेट आपके स्क्रीन पर जल्द से आ जाती है। हाँ, और एक बात मैं बता दूं कि जिनको भी नोट्सों की आवश्यकता है तो हमारे यहाँ से ई नोट्स, ई बुक्स के माध्यम से नोट्स भी अपना अप्लाई कर सकता है और आप
क्या है प्राप्त कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप जाएंगे और हमसे संपर्क करेंगे तो आपकी क्या है आप अप्लाई करके उनको प्राप्त कर सकते हैं। बहुत जल्द आप लोगों सफलता की कुंजी आपके समक्ष होगी और उज्जवल भविष्य की हम सब कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।